नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, यह हमारी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पर 5वीं वीडियो है तथा इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन घटनाओं पर जिनकी वजह से आज जो भारतीय राज्य व्यवस्था है जो हम देख रहे हैं वो बनी है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी 1773 के अधिनियम पर, जिसमें हमने जाना था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास करके कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश करती है। और इसी एक्ट से कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आता है और इसी अधिनियम के तहत 1774 में देश में पहला उच्च न्यायालय का उद्घाटन होता है दोस्तों, जो कि कलकत्ता में है। तथा ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो ऐसा टॉपिक है जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ करिए। तो आइए जानते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। आपको बताते चलें कि यह जानकारी का सोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था बाई लक्ष्मीकांत, और इसको रोचक बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य सोर्सेज का सहारा लिया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। दोस्तों, 1773 तक कंपनी फाइनेंशियली रूप से बहुत सी समस्याओं से जूझ रही थी, उसका सामना कर रही थी। और दूसरी तरफ बंगाल की भीषण भूखमरी, एकदम दयनीय स्थिति, वो जैसे आपकी इमेज में देख रहे हो इस टाइम, ये बुरा हाल था, वो दौर था। कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आती है, मदद की गुहार लगाती है। ब्रिटिश शासक पाते हैं कि कंपनी अधिकारियों के भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण घाटे में चल रही है। तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए 1773 का अधिनियम बनाया और वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल भी चुना, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का प्रश्न था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कुछ बच्चों ने, जैसे पूजा, श्रीकांत, मनीष आदि ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। अधिनियम 1773 फेल होता है भ्रष्टाचार को रोकने में, और वारेन हेस्टिंग्स पर खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगते हैं, जिसे देखकर ब्रिटिश सरकार ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, और इसी के तहत पास होता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दोस्तों, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन है कई बार ऐसा आ जाता है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो दोस्तों, आइए अब आगे जानते हैं इस एक्ट की उन विशेषताओं के बारे में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें अधिकतम 6 सांसद थे। ठीक है, अधिकतम 6 सांसद थे। और इस अधिनियम ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण यानी देख रेख का रख रखाव का अधिकार तो दे दिया था, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया, और इस प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। तो देश में द्वैध शासन कब स्टार्ट होता है? इस एक्ट के बाद में। द्वैध शासन का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है डायरेकी। डायरेकी यानी जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन या डायरेकी कहते हैं। सरकार को राजस्व मामलों के साथ प्रयोग बंद कर देना चाहिए और राजस्व की मध्यम दर पर जमींदारों के साथ स्थायी निपटान या परमानेंट सेटल स्थापित करना चाहिए। यह भी इस अधिनियम के तहत जारी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया परमानेंट सेटलमेंट, जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट किस एक्ट के तहत देश में प्रपोज हुआ था, सबसे पहले कहाँ प्रपोज हुआ था। तो आपको बता दें कि यह 1786 में ब्रिटिश पीएम विलियम पेट के आदेश पर पहली बार बंगाल में प्रपोज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देश में अन्य जगहों पर। इस अधिनियम के तहत सभी नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति की पूरी सूची उनके शामिल होने के 2 महीने के भीतर ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदान करनी थी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति आपके पास आती है, 2 महीने के अंदर आपके प्रॉपर्टी आपके पास होने के आप उस लिस्ट को गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपो, वहाँ पर सबमिट करो।
यदि नागरिक या सैन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उनके संपत्ति की जब्ती, बर्खास्तगी और जेल सहित गंभीर सजा भी दी जाएगी। राजाओं, जमींदारों या अन्य भारतीय विषयों से प्रकार या नकद में उपहार प्राप्त करने वाले सैन्य या नागरिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जाएंगे। जो भी घूस लेगा, मतलब गलत तरीके से या उपहार के तौर पे, तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी उस समय कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। अधीक्षण मतलब दोस्तों क्या, रख रखाव, देख रेख। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो किसी भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, मतलब जो कंपनी के अधीन था अब उसको ब्रिटिश का बोला जाने लगा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, मतलब जो भी कंपनी करेगी इसका पूरा नियंत्रण किसके पास रहेगा, ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। तो दोस्तों अब आपके लिए एक प्रश्न, भारत में परमानेंट सेटलमेंट कौन इंट्रोड्यूस करता है? ब्रिटिश सरकार ये जिम्मेदारी किसको देती है? आप इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।